This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public होंगे। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो शादी के बाद जब अपना हनीमून मनाने साउथ अफ्रीका जाती है, जो कि शायद उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में से एक पल था, तभी उसका कत्ल हो जाता है। ये कहानी एनी दीवानी की है। इस कहानी में बहुत से उतार चढ़ाव आते और पता ही नहीं चलता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे नए नए खुलासे होते हैं। चलिए अब मैं ये कहानी शुरू से शुरू करता हूँ। एनी का जन्म 12 मार्च 1982 को स्वीडन के मैरियास्टाड नाम के एक शहर में रह रहे हिंदोचा परिवार में होता है। वैसे तो हिंदोचा परिवार भारतीय मूल के थे, मगर बाद में स्वीडन के मैरियास्टाड में जाकर बस गए थे और अच्छे खासे पैसे वाले भी थे। एनी बचपन से ही एक खुशमिजाज और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी और अपने आसपास के लोगों को भी हमेशा हंसाती थी। वक्त बीतने के साथ साथ जब एनी बड़ी हुई तो उसने इनोवेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और स्टॉकहोम स्वीडन में एरिक्सन नाम की कंपनी में काम करने लगी। एनी का अक्सर काम के सिलसिले में लंदन आना जाना लगा रहता था और इसी बीच साल 2009 में एनी की मुलाकात श्रियन देवानी से होती है। श्रियन देवानी भी एक भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक था और इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल इलाके में रहता था। इसके अलावा श्रियन अच्छा खासा अमीर और कामयाब बिजनेसमैन भी था और अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। तो जब एनी की मुलाकात श्रियन देवानी से हुई तो ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। धीरे धीरे ये मुलाकात का सिलसिला प्यार में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। उसके बाद एनी श्रियन को अपने परिवार वालों से भी मिलवाती है और एनी के परिवार को भी श्रियन बहुत पसंद आता है। फिर एनी और श्रियन के परिवार के बाकी के लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं और ये फैसला होता है कि वो इन दोनों की शादी भारत से करेंगे। इसके बाद दोनों परिवार भारत आते हैं और 29 अक्टूबर 2010 को मुंबई में लेक पवई के एक आलीशान होटल में बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी होती है। इस शादी से एनी का पूरा परिवार बहुत खुश था और उनके हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। शादी के बाद श्रियन देवानी अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका की टिकट बुक करता है और 7 नवंबर 2010 को एनी और श्रियन देवानी साउथ अफ्रीका के केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर क्रूगर नेशनल पार्क पहुंचते हैं और अगले 4 दिनों तक वहीं रहते हैं और वहां की जंगल सफारी का मजा लेते हैं। 12 नवंबर 2010 को ये दोनों फिर से वापस केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट से एक टैक्सी करके अपने होटल केप ग्रेस में पहुंचते हैं, जो कि वहां के सबसे महंगे और आलीशान 5 स्टार होटलों में से एक होटल था। होटल पहुंचने के बाद एनी और श्रियन देवानी उस दिन पूरा वक्त होटल में ही गुजारते हैं। बस रात को डिनर करने के लिए बाहर निकलते और अगले दिन 13 नवंबर 2010 को भी ये दोनों सारा दिन होटल में ही रहते हैं। शाम के वक्त करीब 6:30 बजे एनी और श्रियन अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकलते हैं और होटल के बार में पहुंचते हैं। उसके बाद वो दोनों बार में बैठकर थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं, कुछ फोटोज लेते हैं और अपने ड्राइवर के आने का इंतजार करते हैं। दरअसल उस दिन शाम के वक्त श्रियन ने शहर में घूमने और वहां की नाइट लाइफ देखने का प्लान बनाया था और उसने घूमने के लिए उसी टैक्सी ड्राइवर को बुक किया था जिसने कि दोनों को एयरपोर्ट से उनके होटल तक छोड़ा था। उस ड्राइवर का नाम था जोला टोंगो और उसके पास एक वोक्सवैगन शैरन नाम की कार थी। तो रात करीब 8 बजे के आसपास जोला टोंगो अपनी टैक्सी लेकर केप ग्रेस होटल पहुंचता है और श्रियन देवानी को मैसेज करता है कि वो बाहर खड़ा है। उसके बाद एनी और श्रियन भी बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद श्रियन ड्राइवर से कहता है कि वो उन्हें एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाए जहां पर अच्छी सुशी मिलती हो। तो जोला टोंगो उन्हें सर्फ साइड रेस्टोरेंट में ले जाता है जो कि स्ट्रैंड इलाके में था। रात करीब 9:33 पर वो सर्फ साइड रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और फिर वहां पर डिनर करते हैं। लगभग 1 घंटे बाद रात 10:24 पर एनी और श्रियन देवानी डिनर करके उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और फिर टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद उनकी गाड़ी गुगलेथु नाम की जगह पर पहुंचती है। गुगलेथु जो है वो शहर की चमक धमक से अलग एक बस्ती वाला इलाका था। तो वहां पहुंचने के बाद जब उनकी गाड़ी एक मोड़ पर पहुंची और गाड़ी को मोड़ने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड को थोड़ा स्लो किया,
तभी अचानक बाहर से कोई अपना हाथ बड़ी जोर से गाड़ी के आगे वाले शीशे पर मारता है, जिसकी आवाज से अंदर बैठा ड्राइवर और पीछे बैठी एनी और श्रियन भी चौंक जाते हैं। उसके बाद जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें वहां हाथ में बंदूक लिए 2 आदमी खड़े नजर आते हैं। इससे पहले कि इन्हें कुछ समझ में आता, एक आदमी कार की ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और दूसरा आदमी के पीछे का दरवाजा खोलकर एनी और श्रियन के बगल में बैठ गया। उसके बाद उन लोगों ने श्रियन से उसकी घड़ी, उसका मोबाइल, उसका पर्स और उसके पास जितना भी कैश था वो ले लिया। फिर उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर जोला टोंगो को गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी को बड़ी तेजी से भगाकर वहां से ले गए। तकरीबन 20 मिनट गाड़ी दौड़ाने के बाद उन दोनों किडनैपरों ने श्रियन देवानी को भी जबरदस्ती कार से बाहर निकाल दिया और एनी को लेकर कार में फरार हो गए। उस वक्त रात के करीब 12 बज चुके थे और श्रियन उस भरी रात में मदद के लिए लोगों के दरवाजे पीट रहा था। काफी देर मशक्कत करने के बाद श्रियन को उस इलाके में एक आदमी मिलता है जो कि पुलिस को कॉल करता है और इस घटना की जानकारी देता है। इसके थोड़ी देर बाद ही साउथ अफ्रीका की पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। फिर श्रियन देवानी एनी की किडनैपिंग और उसके साथ हुई लूटपाट के बारे में बताता है। और जब पुलिस को यह पता चलता है कि एनी और श्रियन देवानी ब्रिटिश नागरिक है और ये दोनों अपना हनीमून मनाने यहाँ आए थे, तो पुलिस तुरंत एक स्पेशल यूनिट तैयार करती है और एनी को ढूंढना शुरू कर देती है। उधर पुलिस एनी की तलाश में लगी थी और इधर श्रियन भी पुलिस के साथ रात 12:48 पर वापस अपने होटल केप ग्रेस में पहुंचता है और अपना बयान दर्ज करवाता है। इसी बीच पुलिस को टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो भी मिल जाता है और रात करीब 1:17 पर उसे भी होटल लाया जाता है और उसका भी बयान दर्ज होता है। वो भी ठीक वही बात दोहराता है जो कि श्रियन देवानी ने अपने बयान में बताई थी। खैर, इन दोनों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस स्वीडन में एनी के घर वालों को भी फोन करती है और उसकी किडनैपिंग की जानकारी देती है। एनी की किडनैपिंग की बात सुनकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है और एनी के पिता विनोद हिंदोचा उसी वक्त केप टाउन के लिए एक फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर पुलिस भी पूरे लाव लश्कर के साथ एनी की तलाश में जुटी थी। पूरी रात बीत जाती है मगर एनी का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद अगला दिन आता है यानी 14 नवंबर 2010। साउथ अफ्रीका की पुलिस को सुबह सुबह करीब 7:50 पर खाइलिचा नाम की बस्ती में जोला टोंगो की कार वोक्सवैगन शैरन मिल जाती है जो कि सड़क पर लावारिस हालत में खड़ी थी। पुलिस को उस गाड़ी में कोई भी इंसान नजर नहीं आता मगर जब पुलिस उस गाड़ी के करीब जाती है और जब गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलती है तो उन्हें कार की पिछली सीट पर एनी दीवानी की लहूलुहान लाश मिलती है। एनी के बदन पर 3 गोली के निशान थे, एक उसकी कलाई पर, एक सीने पर और एक गर्दन पर। एनी की लाश मिलने के बाद उसे फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उस गाड़ी को भी फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया गया। उसके बाद एनी की मौत की खबर उसके पति श्रियन को बताई गई और फिर उसके पिता विनोद हिंदोचा को, जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर बैठकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। एनी की मौत की खबर सुनकर ये दोनों अब और भी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जब ये खबर मीडिया में आती है तो ये बात जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है, क्योंकि एक तो वो दूसरे देश के नागरिक थे और ऊपर से बहुत रईस। तो अब ये केस हाई प्रोफाइल बन चुका था और पूरे मीडिया और प्रेस की निगाहें अब इसी केस पर थी। साउथ अफ्रीका के लोकल लोगों के अंदर भी इस मर्डर ने गुस्सा भर दिया, क्योंकि लूटपाट या किडनैपिंग तो वहां आम बात थी मगर मर्डर, और वो भी किसी टूरिस्ट का, ये बहुत अजीब था। साउथ अफ्रीका की पुलिस ने भी बिना किसी देरी के एक टीम बनाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि उनके ऊपर भी इस केस को सॉल्व करने का काफी प्रेशर था। उसके बाद एनी दीवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें यह पता चलता है कि एनी को 3 नहीं बल्कि सिर्फ एक ही गोली मारी गई है, और उसे ये गोली तब मारी गई जब उसका हाथ उसके सीने पर था। शायद वो अपने हाथ से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और तभी उसे गोली मार दी गई, जो कि उसकी हाथ की कलाई को पार कर छाती को छूती हुई गर्दन में घुसी और पीछे गर्दन से निकल गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस इस बात का इंतजार करने लगी कि शायद उन्हें उस कार से कोई एविडेंस मिल जाए, क्योंकि क्राइम सीन से तो उन्हें कुछ पुख्ता सबूत मिला नहीं था। इसी बीच एनी के पिता विनोद हिंदोचा भी 14 नवंबर 2010 की रात 11 बजे केप टाउन पहुंच जाते हैं और फिर श्रियन देवानी से मिलते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन किडनैपरों ने एनी को गोली क्यों मारी।
जबकि वो फिरौती देने की पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में किडनैपिंग होना एक आम बात थी। उन्हें लगा कि वो वहां पहुंचेंगे, उसके बाद फिरौती देकर एनी को बचा लेंगे। मगर अफसोस कि ऐसा होने से पहले ही एनी की मौत हो चुकी थी और अब वो ये चाहते थे कि इस हत्या के गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उसके बाद अगले दिन यानी 15 नवंबर 2010 को इस केस की फॉरेंसिक टीम को एक बड़ी कामयाबी मिलती है। उन्हें जोला टोंगो की गाड़ी के आगे वाले शीशे पर एक पंजे का निशान मिलता है, जो कि तब का था जब उन किडनैपरों ने गाड़ी को रोकने के लिए शीशे पर जोर से हाथ मारा था। उस हाथ के निशान को जब पुलिस रिकॉर्ड से मैच किया गया तो वो निशान एक आदमी से मैच हो गया और उसका नाम था जोलीले मंगीनी। जोलीले मंगीनी एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो चोरी चकारी और छीना झपटी जैसे क्राइम किया करता था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फौरन उसे ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाया और अगले ही दिन यानी 16 नवंबर 2010 को खाइलीचा की बस्ती से उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया गया और पूछताछ शुरू की गई। तो उसने ये तो कबूल लिया कि वो उस रात उस टैक्सी में मौजूद था, मगर उसने कहा कि गोली उसने नहीं चलाई। उसके बाद उसने बताया कि उस रात श्रेयन देवानी को गाड़ी से उतारने के बाद जब वो और आगे गए तो उसके दूसरे साथी मोहम्मद क्वाबे ने गाड़ी रोकी। उसके बाद उसने अपनी बंदूक निकाली और पीछे एनी के पास जाकर उसका पर्स छीनने लगा। एनी अपना पर्स नहीं दे रही थी और तभी अचानक से क्वाबे ने एनी को गोली मार दी। इस बयान के बाद पुलिस को उसके साथी का भी नाम पता चल चुका था और अब पुलिस जिवामादोदा क्वाबे की तलाश करने लगी। उधर सारे पेपर्स पूरे होने के बाद 16 नवंबर 2010 को एनी दीवानी की बॉडी उनके परिवार को सौंप दी जाती है और उसके बाद श्रेयन देवानी और विनोद हिंदोचा उसी रात एक प्राइवेट प्लेन से एनी की बॉडी लेकर इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर पुलिस को भी एक मुखबिर के जरिए जिवामादोदा क्वाबे की लोकेशन का पता चलता है और पुलिस वहां पहुंचकर 17 नवंबर 2010 की रात लगभग 1 बजे ही क्वाबे को भी गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उसे भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है और जब उसकी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पता चलता है कि ये एक आम इंसान है और इससे पहले कभी भी इसने कोई क्राइम नहीं किया था। अपने बयान में वो उस रात उस कार में होने की बात को तो कबूल लेता है, मगर वो ये भी कहता है कि गोली उसने नहीं बल्कि जोलीले मंगीनी ने चलाई थी। उसके बाद वो एक नई बात और बताता है। वो कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मोंडे अम्ब्लोम्बो नाम के एक आदमी ने उसे ऐसा करने को कहा था। जिवामादोदा क्वाबे के इस बयान के बाद पुलिस मोंडे अम्ब्लोम्बो को भी उसी सुबह 18 नवंबर 2010 को उसके घर से उठा लेती है। मोंडे अम्ब्लोम्बो जो था वो केपटाउन में ही कोलोजियम होटल के रिसेप्शन पर काम करता था और उसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। तो जब मोंडे अम्ब्लोम्बो को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया और उसे पता चला कि जिवामादोदा क्वाबे भी पकड़ा गया है, तब जाकर उसने एक नया खुलासा किया। उसने बताया कि उसका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है और उसने क्वाबे को इसलिए फोन किया था क्योंकि जोला टोंगो को एक किराए के कातिल की जरूरत थी। जोला टोंगो का नाम सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए क्योंकि जिस गाड़ी में ये घटना हुई वो गाड़ी जोला टोंगो की ही थी। और अब पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को ढूंढना शुरू किया, मगर वो तब तक फरार हो चुका था। 2 दिन बाद 20 नवंबर 2010 को टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो अपने वकील के साथ खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सरेंडर कर देता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो अपनी गवाही में खुद को निर्दोष बताता है, मगर जब पुलिस उसे बताती है कि उसने बाकी के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तब उसे लगता है कि वो फंस चुका है। उसके बाद पुलिस जोला टोंगो के वकील से कहती है कि अगर वो इस केस में उसकी मदद करेगा और सरकारी गवाह बन जाएगा तो उसे कम सजा दी जाएगी। तो जोला टोंगो पुलिस को पूरी बात बताने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद वो पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था और एनी दीवानी को मारने की सुपारी उसके पति श्रेयन देवानी ने ही दी थी। ये बात सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं, मगर सिर्फ जोला टोंगो की ये गवाही नाकाफी थी और सिर्फ गवाह के दम पर श्रेयन देवानी जैसे बड़े आदमी पर हाथ डालना बेवकूफी थी और ये भी हो सकता था कि टोंगो झूठ बोल रहा हो। उसके बाद पुलिस ने टोंगो से पूरी कहानी सुनी और उसके बयान के हिसाब से सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया।
पूरी कहानी जो थी वो ये थी कि 12 नवंबर 2010 की शाम को जब जोला टोंगो एयरपोर्ट पर पैसेंजर की तलाश में था तो उसे श्रियन दिवानी मिलता है, जो कि अपनी बीवी एनी दिवानी के साथ था। उसके बाद श्रियन उसे केप ग्रेस होटल तक छोड़ने को कहता है, तो वो तैयार हो जाता है और एनी और श्रियन दिवानी को लेकर एयरपोर्ट से निकलता है और करीब 5:13 पर केप ग्रेस होटल पहुंचता है। होटल पहुंचने के बाद श्रियन टोंगो को टैक्सी का किराया देता है और उससे कहता है कि अभी वो वहीं रुके क्योंकि उसके पास उसके लिए एक और काम है। फिर श्रियन गाड़ी से उतरकर होटल में जाता है और थोड़ी देर बाद होटल से निकलकर वापस टोंगो की कार में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद वो उससे कहता है कि दरअसल उसे अपनी बीवी का मर्डर करवाना है और उसके लिए वो 15,000 रैंड देने को तैयार है। रैंड जो है वो दरअसल साउथ अफ्रीकन करेंसी और आज की डेट के हिसाब से 15,000 रैंड का मतलब हो गया लगभग 75,000 भारतीय रुपए। खैर, इसके बाद श्रियन उससे ये भी कहता है कि ये मर्डर अचानक से हुआ क्राइम लगना चाहिए। श्रियन की ये बात सुनने के बाद टोंगो उससे कहता है कि वो ऐसे किसी किराए के कातिल को तो नहीं जानता, मगर वो अपने दोस्त से इसके बारे में पूछकर बताएगा। उसके बाद श्रियन उसकी कार से उतरकर वापस होटल में चला जाता है और टोंगो भी वहां से निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद लगभग 5:42 पर जोला टोंगो कोलोजियम होटल पहुंचता है, जहां उसका दोस्त मोंडे अम्ब्लोम्बो रिसेप्शन पर काम करता था। उसके बाद वो उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि उसे एक किराए के कातिल की जरूरत है। टोंगो की बात सुनने के बाद मोंडे अम्ब्लोम्बो उसके साथ बैक ऑफिस में जाता है और वहां से जिवामा दोदा कौबे को फोन करता है, जो कि वहीं बस्ती में रहता था, और पूरी बात समझाता है। उसकी बात सुनने के बाद कौबे तैयार हो जाता है और फिर कौबे जोलीले मंगीनी को फोन कर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। अगले दिन यानी 13 नवंबर 2010 की सुबह श्रियन दिवानी फिर से टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को फोन करता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ डॉलर्स है, क्या वो इस मर्डर के लिए पेमेंट डॉलर में कर सकता है। तो टोंगो कहता है कि वो पेमेंट सिर्फ साउथ अफ्रीकन करेंसी यानी रैंड में ही लेगा। ये सुनने के बाद श्रियन टोंगो से कहता है कि वो होटल आ जाए क्योंकि उसे डॉलर एक्सचेंज करवाने हैं। उसके बाद टोंगो केप ग्रेस होटल पहुंचता है और वहां से सुबह लगभग 11:58 पर श्रियन दिवानी को लेकर गोल्डन टच ज्वेलर्स के पास पहुंचता है, जहां से श्रियन दिवानी $1,500 को 10,200 रैंड में एक्सचेंज करवाता है और फिर वापस जोला टोंगो की गाड़ी में बैठकर होटल आ जाता है। होटल से जाने और वापस आने के दौरान श्रियन दिवानी और जोला टोंगो आपस में पूरा प्लान डिस्कस करते हैं और फिर उसी रात प्लान के हिसाब से एनी दिवानी का मर्डर होता है। जोला टोंगो ने अपनी गवाही में यह भी बताया कि उस रात जब एनी और श्रियन दिवानी कार में बैठे थे तब बकायदा उसने श्रियन के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भी भेजा था और कहा था कि हमारी फीस मत भूलना। और इसके जवाब में श्रियन ने ये कहा कि 10,000 रैंड उसने गाड़ी के आगे वाले पैसेंजर सीट के पीछे लगे पाउच में एक लिफाफे के अंदर रखे हैं। अपने बयान में जोला टोंगो ने एक और बात बताई कि काम हो जाने के बाद श्रियन उसे भी 5,000 रैंड देने वाला था, जिसे लेने वो 16 नवंबर 2010 की दोपहर लगभग 1:37 पर केप ग्रेस होटल पहुंचा था। और सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा कि एक लिफाफा जो पहले श्रियन के हाथ में था वो थोड़ी देर बाद जोला टोंगो के हाथ में नजर आया। जोला टोंगो का पूरा बयान सुनने के बाद पुलिस सभी की फोन हिस्ट्री और लोकेशन निकलवाती है, तो वो भी टोंगो के बयान से मैच हो रहा था। एक एक कर सारी कड़ियां जुड़ती जा रही थी और ये केस साफ होता जा रहा था। और अब पिछले कुछ दिनों से जो पुलिस के मन में सवाल चल रहे थे उनके जवाब उन्हें क्लियर होने लगे थे, जैसे कि आखिर क्यों इतना अमीर जोड़ा जो आराम से किसी भी आलीशान रेस्टोरेंट में डिनर कर सकता था वो अपने होटल से 40 किलोमीटर दूर एक सस्ते से होटल में गया। क्यों वो लोग इतनी रात गए, एक ऐसी बस्ती में गए जहां पर रात में तो क्या दिन में भी बिना किसी लोकल गाइड के जाना मना था क्योंकि वहां का क्राइम रेट बहुत ज्यादा था। और आखिर क्यों श्रियन दिवानी एनी की बॉडी जल्द से जल्द इंग्लैंड लेकर जाना चाहता था। मगर अब भी एक चीज मिसिंग थी और वो था मोटिव यानी मकसद, क्योंकि कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं मरवाता बल्कि उसके पीछे हमेशा कोई न कोई मकसद जरूर होता है। और श्रियन दिवानी ने अपनी पत्नी का मर्डर क्यों करवाया, उसका मकसद अगर पुलिस को पता चल जाता तो ये केस और भी साफ हो जाता। पर इसके लिए पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि होता ये है
कि उन्हें लियोपोल्ड लाइजर नाम का एक मेल प्रोस्टिट्यूट मिलता है, जिसका कि प्रोफेशनल नाम द जर्मन मास्टर था, और वो एक नया खुलासा करता है। वो बताता है कि श्रियन दीवानी उसके साथ गे रिलेशनशिप में था और पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि एक बार श्रियन ने उससे कहा था कि उसके ऊपर घर वालों की तरफ से शादी का बहुत प्रेशर है, मगर वो शादी नहीं करना चाहता। लियोपोल्ड लाइजर के इस बयान के बाद जब पुलिस ने और छानबीन की तो उन्हें पता चला कि श्रियन दीवानी ने ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट .net पर एक गे प्रोफाइल बना रखी है और उस वेबसाइट पर वो अपने हनीमून के दौरान भी एक्टिव था। यहाँ तक कि एनी की मौत के बाद 15 और 16 नवंबर 2010 को भी वो उस वेबसाइट पर गया था और दोनों दिन लगभग एक घंटे बिताए थे। ये सभी बातें पता चलने के बाद पूरा केस आईने की तरह साफ हो चुका था, मगर अब दिक्कत ये थी कि श्रियन दीवानी यूके जा चुका था और मामला इंटरनेशनल बन चुका था। इसलिए साउथ अफ्रीका की पुलिस कोर्ट जाती है और सारे गवाह और सबूत पेश करती है, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की कोर्ट श्रियन दीवानी के खिलाफ अपनी बीवी की मौत की साजिश रचने के इल्जाम में वारंट जारी कर देती है और श्रियन दीवानी के प्रत्यार्पण यानी साउथ अफ्रीका लाने के लिए इंग्लैंड की कोर्ट में अर्जी दाखिल करती है। वारंट जारी होने के बाद 7 दिसंबर 2010 की सुबह लगभग 10:30 बजे श्रियन दीवानी को ब्रिस्टल इंग्लैंड में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद उसके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इधर साउथ अफ्रीका की कोर्ट ने भी टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को दिसंबर 2010 में ही 18 साल की सजा सुनाई। जिवामा दोदा क्वाबे को इसके 2 साल बाद अगस्त 2012 में 25 साल की सजा सुनाई गई और जोलीले मंगीनी को नवंबर 2012 में एनी दीवानी पर गोली चलाने के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि उसने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि गोली उसने चलाई थी। इसके अलावा मोंडे अम्ब्लोम्बो को कोई सजा नहीं दी गई और रिहा कर दिया गया क्योंकि उसने सिर्फ 2 पार्टियों को आपस में मिलवाया था। उधर इंग्लैंड की कोर्ट में अगले कई सालों तक श्रियन दीवानी को वापस साउथ अफ्रीका लाने का केस चलता रहा। श्रियन के वकील ने कहा कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, इसलिए उसका साउथ अफ्रीका जाना ठीक नहीं होगा। मगर जब साउथ अफ्रीका की पुलिस ने कोर्ट में श्रियन के खिलाफ सभी सीसीटीवी फुटेज, जोला टोंगो की गवाही, कॉल रिकॉर्ड्स और उसके समलैंगिक रिश्ते को सामने रखा तो उसे देखते हुए आखिरकार 4 साल की सुनवाई के बाद मार्च 2014 में इंग्लैंड की कोर्ट ने साउथ अफ्रीका के प्रत्यार्पण की अर्जी को स्वीकार कर लिया और अब श्रियन दीवानी का साउथ अफ्रीका जाना पक्का हो गया। उसके बाद 7 अप्रैल 2014 को श्रियन दीवानी को इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका लाया गया, जहां पहुंचते ही उसे अपनी बीवी की मौत की साजिश रचने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 6 अक्टूबर 2014 को उसे साउथ अफ्रीका की कोर्ट में पेश किया गया। एनी का पूरा परिवार कोर्ट में मौजूद था। कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था और पूरी दुनिया इस केस पर नजर गड़ाए बैठी थी। हर कोई श्रियन दीवानी के मुंह से ये सुनना चाहता था कि आखिर उस रात हुआ क्या था और उसने ऐसा क्यों करवाया। मगर पहले ही दिन श्रियन के वकील ने श्रियन की पहले से ही लिखी हुई एक स्टेटमेंट पढ़ी और स्टेटमेंट में श्रियन ने ये कहा कि वो गे नहीं बल्कि बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसे औरतों और मर्दों दोनों के साथ संबंध बनाना पसंद है। श्रियन का यह स्टेटमेंट आने के बाद सरकारी वकील का केस काफी हद तक कमजोर पड़ गया। उनके हिसाब से श्रियन ने अपनी गे लाइफ को छुपाने के लिए ही एनी का मर्डर करवाया था। खैर, इसके बाद सरकारी वकील ने लियोपोल्ड लाइजर को कोर्ट में गवाही के लिए पेश किया, जिसके साथ श्रियन दीवानी के गे यानी समलैंगिक संबंध थे। मगर कोर्ट की जज ने श्रियन के वकील की दलीलें सुनने के बाद उसकी गवाही को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जब श्रियन ने खुद ही मान लिया है कि उसे औरत और मर्द दोनों के साथ रिश्ते बनाना पसंद है, इसलिए अब लियोपोल्ड लाइजर की इस गवाही का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके बाद सरकारी वकील की तरफ से ये सवाल आया कि उस दिन श्रियन ने जो 10,000 रैंड एक्सचेंज करवाए थे वो आखिर क्यों करवाए थे और उस रात आखिर वो इतने पैसे लेकर क्यों घूम रहा था। तो इसका जवाब भी श्रियन के वकील ने पहले से ही लिखे हुए एक नोट के जरिए दिया। श्रियन के वकील ने कहा कि टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो उनके लिए एक हेलीकॉप्टर राइड का इंतजाम करवा रहा था और ये पैसे उसने उसी राइड के लिए एक्सचेंज करवाए थे। श्रियन के वकील ने यह भी कहा कि यह हेलीकॉप्टर राइड एनी के लिए एक सरप्राइज था। उसके बाद सरकारी वकील ने अपने सबसे मुख्य गवाह
टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को कोर्ट में पेश किया क्योंकि उसकी गवाही इस केस का एक मुख्य पहलू था और वही एक ऐसा गवाह था जिसने कि श्रियन से डायरेक्ट बात की थी। मगर जब जोला टोंगो कोर्ट में पेश हुआ और जब श्रियन के वकील ने उससे सवाल पूछने शुरू किए तो उसकी बात उसके बयान से मैच नहीं हुए। सरकारी वकील भी कोई ऐसा लिंक नहीं जोड़ पाए जिससे यह साबित हो सके कि श्रियन का इस मर्डर में कोई हाथ था। यहाँ दिक्कत ये भी थी कि पुलिस और सरकारी वकील के पास कोई भी ऐसा फिजिकल एविडेंस नहीं था। वो सिर्फ गवाहों के दम पर पूरा केस लड़ रही थी और इसी चीज का फायदा उठाते हुए डिफेंस के वकील ने कहा कि जोला टोंगो की गवाही को खारिज कर देना चाहिए। इसके बाद जब अगली सुनवाई शुरू हुई तो उस केस की जज ट्रेवर्सो ने 8 दिसंबर 2014 को ये कहते हुए जोला टोंगो की गवाही खारिज कर दी कि उसका बयान यकीन करने लायक नहीं है और उसके बयान में बहुत सारे झूठ और गलतियां हैं। जोला टोंगो की गवाही खारिज होने के बाद यह केस भी खारिज हो गया क्योंकि श्रियन दीवानी के खिलाफ कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ और साउथ अफ्रीका में अगर किसी मुलजिम के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं होता तो उसे कटघरे में खड़े होकर किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए श्रियन दीवानी भी कोर्ट में बिना किसी सवाल का जवाब दिए बाइज्जत बरी हो गया। इस केस के खारिज होने के बाद श्रियन दीवानी तो हमेशा के लिए इंग्लैंड लौट गया, मगर अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सही मायने में किसी को नहीं पता। जैसे कि उसने अगर 10,000 रैंड हेलीकॉप्टर राइड के लिए निकलवाए थे तो ये बात उसने अपने बयान में पहले क्यों नहीं बताई, और उसने हेलीकॉप्टर राइड का इंतजाम जोला टोंगो से क्यों करवाया जबकि जिस होटल केप ग्रेस में वो रुका था वो उसके लिए चंद मिनटों में ही हेलीकॉप्टर राइड का इंतजाम करवा सकती थी। और अगर श्रियन बाइसेक्सुअल था और उसे मर्दों के साथ संबंध बनाना भी पसंद था तो उसने एनी से शादी क्यों की और ये बात उसने शादी से पहले क्यों नहीं बताई। एनी के परिवार वालों को इस बात का दुख आज भी है कि श्रियन कोर्ट में बिना कोई सफाई दिए बगैर ही वहां से चला गया, जबकि वो इन सभी सवालों के जवाब श्रियन के मुंह से सुनना चाहते थे। साल 2015 में इस केस की जज ट्रेवर्सो के ऊपर ये भी इल्जाम लगाए गए कि उन्होंने ये फैसला घूस लेकर दिया था, मगर बाद में उनके ऊपर लगे सभी इल्जामों को साउथ अफ्रीका की नेशनल प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी ने खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर आज भी ये एक राज है कि एनी दीवानी के ऊपर गोली किसके कहने पर चलाई गई और किसने चलाई, क्योंकि क्वाबे के हिसाब से गोली मंगीनी ने चलाई थी, पर मंगीनी ने कभी नहीं माना कि गोली उसने चलाई थी, और उसके हिसाब से गोली क्वाबे ने ही चलाई थी। पर क्या ये गोली छीना झपटी में चली या फिर ये गोली जानबूझकर चलाई गई, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। तो ये थी एनी दीवानी के मर्डर की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अपनी बात इस मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। For educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो शादी के बाद जब अपना हनीमून मनाने साउथ अफ्रीका जाती है, जो कि शायद उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में से एक पल था, तभी उसका कत्ल हो जाता है। ये कहानी एनी दीवानी की है। इस कहानी में बहुत से उतार चढ़ाव आते और पता ही नहीं चलता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, मगर जैसे जैसे कहानी